नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के माखर की ढाणी में एक शराबी ट्रेलर ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में यह ड्राइवर जैसे तैसे ट्रेलर चला रहा था। इसी दौरान उसने घर की दीवार में टक्कर मारी, जिससे दीवार गिर गई। घर की दीवार गिरने से लोग नाराज हो गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेलर ड्राइवर रुका नहीं। इसके बाद उन लोगों ने 3 किलोमीटर तक पीछा कर ट्रेलर ड्राइवर को पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी धुनाई की। इससे पहले ट्रेलर ड्राइवर को पकड़ने में लोगों के पसीने निकल गए। कुछ लोगों ने बाइक से ट्रेलर ड्राइवर का पीछा किया तो रास्ते में ट्रेलर ड्राइवर ने बाइक सवार को भी कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस्लामपुर गांव के मोड़ पर ट्रेलर रुक गया, जिसके बाद लोगों ने ट्रेलर ड्राइवर को नीचे उतारकर उसकी जमकर धुनाई की। बांसवाड़ा में पुलिस लाइन और सेल टैक्स डिपार्टमेंट के बीच खांदू कॉलोनी में चांदी के व्यापार से जुड़े 2 भाइयों से नकदी लूटने के लिए बदमाशों ने उन पर लोहे के सरियों से वार किया। इस हमले को लेकर खांदू कॉलोनी के रहने वाले जयेश डांगरा और अनुभव ने कहा है कि वो चांदी का व्यवसाय करते हैं और रात को करीब 7:45 बजे पीपली चौक की दुकान बंद कर वे खांदू कॉलोनी स्थित घर लौट रहे थे। तभी 8 बजे जब वो खांदू कॉलोनी मोड़ पर पहुंचे, पीछे से आए 3 बदमाशों ने बाइक पर पीछे बैठे अनुभव पर लोहे के सरियों से वार किया और फिर बदमाशों ने बाइक चला रहे जयेश के हाथ पर भी सरिया मारा। इस दौरान बदमाश अनुभव से बैग छीनने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा। कुछ देर तक धक्का मुक्की चलती रही, लेकिन तभी पीछे से एक और बाइक सवार वहां आ गया, जिसे देखकर बदमाश मौके से भाग गए। हम दुकान बंद करके मैं और मेरा भाई, छोटा वाला भाई, दुकान बंद करके हम निकलते हम खांदू कॉलोनी, ये दाऊद रोड से आए। दाऊद रोड से खांदू कॉलोनी के अंदर जैसे ही मुड़े, वहाँ पे कुआं है। कुआं के पास में मेरे को पीछे से 3 जने आए, गाड़ी में बाइक थे। पहले तो मेरे पीछे वाले बाइक को मारा, रोड मारी, उसको एक नाक पे लगी और कंधे पे लगी और मेरे को मेरे हाथ पे मारी। जोधपुर पुलिस ने तीसरे दिन उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर माता का थाना क्षेत्र में कार हटाने की बात पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि दोनों फायरिंग कर अपने गांव की ओर भाग गए थे, लेकिन जब पुलिस इनके गांव पहुंची तो ये वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और 5 किलोमीटर तक पीछा कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 7 मार्च को माता का थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। दरअसल रावला बेरा गली नंबर 2 के रहने वाले अशोक कुमार ने माता का थाना पुलिस थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा था तो निर्माण सामग्री लेकर ट्रैक्टर आया हुआ था। इसी दौरान गली में एक कार को हटाने को लेकर हुए विवाद में बदमाश ने उनको जान से मारने की नियत से फायर किया था, लेकिन ये गोली मोहल्ले में खड़े उनके पड़ोसी को छूकर निकल गई थी। 4-5 युवक जो थे उन्होंने गुस्से में आके उस फायरिंग करी, तो वो फायरिंग उस मोहल्ले के रहने वाले संतोष सिंह नाम के व्यक्ति को लगी। गोली चूंकि छूकर निकली थी, इसलिए वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, पर इन लोगों ने फायरिंग करके वहां से मौके से भाग गए। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की अलग अलग टीमों ने आधा दर्जन इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक महिला समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस ने 20,780 रुपए भी बरामद किए हैं। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर 13,660 रुपए बरामद किए, जबकि सुकेत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मंडाना थाना पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्यों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आज थाना रामगंज मंडी द्वारा 5 सट्टा व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें मुख्य सटोरी चंदा रानी है, जिसको पारसा माता चौराहे से जो है गिरफ्तार किया है। और इस प्रकार 5 सटोरियों के कब्जे से 13,660 रुपया सट्टा राशि और पर्चियां जब्त की है। 12 में एक युवक के अपहरण और पुलिस के डर से उसे छोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
खास बात यह है कि इस युवक को पहले तो एक लड़की ने अपने जाल में फंसाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर उससे 5 लाख रुपए मांगने लगी। पुलिस का कहना है कि इंद्र नागर नाम का युवक एक लड़की के संपर्क में था और उसी लड़की ने पहले तो इंद्र को मिलने के लिए 12 बस स्टैंड पर बुलाया। इंद्र अपनी कार से जब वहां पहुंचा तो लड़की ने उससे बात करने के बाद उसे मांगरोल रोड पर छोड़ने के लिए कहा। मांगरोल रोड पर पहुंचते ही लड़की के 3-4 साथियों ने उसी की गाड़ी में उसका अपहरण कर लिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 5 लाख की डिमांड करने लगी। इस बीच इंद्र ने अपने घर वालों को फोन कर अपहरण की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर उसके दबाव में आकर आरोपियों ने इंद्र को छोड़ दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा ग्रामीण से सहयोग प्राप्त किया और उनके सहयोग और नाकाबंदी के माध्यम से ये लोग घबरा कर इसको छोड़ के भाग गए। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि घर के मुखिया की 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में मौत हुई थी और परिवार के लोग इसी वजह से अपने गांव गए थे, लेकिन उनके गांव जाते ही चोरों ने घर में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस वारदात की खबर परिवार के लोगों को तब लगी जब वो लोग रात के वक्त कपड़े और दूसरे सामान लेने के लिए घर आए। उन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो उनके होश उड़ गए। घर में सारा सामान अस्त व्यस्त था और लाखों के जेवर के साथ साथ नकदी भी घर से गायब थी। बताया जा रहा है कि चोरों ने 18 से 20 लाख रुपए नकद और करीब 32 तोला सोने की चोरी की है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में चोरों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। आज दिन में शायद 1:30 बजे की बात होगी, 5:45 मेरे भाई और मेरी भाभी जी यहाँ पे आए। आके देखा तो यहाँ के लोग टूटे हुए थे और गेट खुला हुआ था। अंदर जाके देखा, सामान देखा तो हमने सामान जो रखा हुआ था वो कुछ भी नहीं मिला, पूरा बिखरा हुआ सामान मिला। अलवर में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर सब्जी से भरी एक गाड़ी के चालक ने तेज गति से ओवरटेक करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसे चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे पेट्रोलिंग टीम ने बड़ी मुश्किल से खुलवाया। ट्रॉली थी जो रोड के ऊपर चल रही थी, पीछे से आयशर कैंटर थी जो कि सब्जी की भरी हुई थी। अच्छा, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली को हिट कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली रोड के ऊपर पलट गई, पूरी तरीके से रोड बंद हो गया, जिसमें पेट्रोलिंग NHI पेट्रोलिंग आके एक लाइन को चालू करवाया। अभी इसको उठाने में लगी हुई पेट्रोलिंग टीम। अभी जेसीबी आ रही है, क्रेन की सहायता से इसको उठाया जा रहा है। बारा में नेशनल हाईवे संख्या 27 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर का बस से नियंत्रण खत्म हो गया और वो बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई। बस के इस कदर पलटने से उसमें सवार यात्रियों में से 15 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि यह हादसा बारा जिले के सदर थाना इलाके में किशनगंज पार्वती पुलिया के पास हुआ है और ये बस गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के झांसी जा रही थी। एक प्राइवेट बस आ रही थी, राजकोट से झांसी जा रही थी। उसमें सवारियां थी तो उल्टी साइड से एक ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर के थोड़ा साइड उसमें बस में लग गई तो इसे डिवाइडर से टकरा के बस उल्टी हो गई। अहमदाबाद गुजरात से आ रही है, राजकोट से मध्य प्रदेश की तरफ जा रही है और उसका दुर्घटना ट्रैक्टर से रॉन्ग साइड से हो गया। वहाँ पर मैं खुद भी गया, सब गए, DSP गई, वहाँ से पुलिस स्टाफ गया, डाइवर्ट करवाया, घायलों को ट्रेन मंगवाई, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी मोरारका कॉलेज में पहले तो भूकंप के चलते बिल्डिंग में दरार आने और विद्यार्थियों के फंसे होने की खबर पर हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मॉक ड्रिल थी। दरअसल NDRF की 6ठी बटालियन की टीम यहाँ आई थी, जिन्होंने भूकंप आने के बाद होने वाले बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। इससे पहले भूकंप की सूचना दी गई, जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन, चिकित्सा, फायर ब्रिगेड,
होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद सभी विभागों की टीम ने एक साथ मिलकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। वहीं बिल्डिंग को काटकर राहत कार्य कैसे किया जाए, इसके लिए भी लाइव डेमो दिए गए। कॉलेज में अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सभी एजेंसियां NDRF, सिविल डिफेंस, स्काउट एंड गाइड, फायर, हेल्थ और बाकी सभी डिपार्टमेंटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसमें विशेषकर जो बड़े भवन पर जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर जो रहने वाले लोग फंस जाते हैं, उनको किस तरह से निकाला जा सकता है, वो आज बहुत ही अच्छा शानदार इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। कोटा में पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए कोटा के कोचिंग इलाके में छात्रों समेत आम लोगों को पीने का पानी लाने के लिए आसपास के इलाकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल UIT की ओर से पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाने, चैनलों का लीकेज ठीक करने और स्लूस गेट लगाने का काम इन दिनों किया जा रहा है। इसी काम की वजह से 9 तारीख की सुबह से ही पानी की सप्लाई बंद है। जलदाय विभाग का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पाइपलाइन की मरम्मत में 2-3 दिन लगेंगे, लिहाजा लोग अपने पास पानी का स्टॉक कर लें, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है हमारे लिए पानी के लिए। और पानी बदलो तो लाइन तो भी बदली थी, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पहले भी लाइन बदली थी इन्होंने? पहले भी लाइन बदलती है, वापस 2 दिन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कहाँ जाए पानी लेने। झुंझुनू के बुहाना SDM सुनील चौहान आज अचानक पचेरी कला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद वे पंचायत भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसुनवाई की, लेकिन ये जनसुनवाई उस वक्त मजाक बन गई जब तमाम कोशिशों के बाद भी 4-5 लोग ही अपनी समस्या लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि SDM सुनील चौहान इस पंचायत में जनसुनवाई करेंगे। इसका कोई कार्यक्रम नहीं था और न ही किसी को इसकी कोई जानकारी थी, लेकिन SDM ने आकर सरपंच को फोन किया और बताया कि वे जनसुनवाई करेंगे। सरपंच पति जल्दबाजी में इसकी व्यवस्था करवाई, लेकिन इतने कम वक्त में लोग 8-10 लोग ही वहाँ पहुँच पाए। मेरे द्वारा पटवारी, गोलगेट निरीक्षक और थाने का निरीक्षण किया गया और पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ, इसमें 4 या 5 परिवार इसमें आए हैं और SDM के सामने अपनी समस्या रखी। SDM ने यहाँ 5-6 लोगों की समस्याएं तो सुन ली, लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक से हुई इस जनसुनवाई का क्या मतलब है। जोधपुर नगर निगम का केरू डंपिंग यार्ड हवाई मार्ग के लिए बाधा बन गया है। यहाँ बढ़ते कचरे की वजह से पक्षियों की संख्या भी बढ़ गई है। उनकी बढ़ती संख्या की वजह से एयरफोर्स ने केरू से सटे 5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। एयरफोर्स के साथ साथ इस डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वालों के लिए भी ये परेशानी का सबब बन रहा है। आपको बता दें कि जोधपुर सिटी से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट को निगम की ओर से केरू स्थित डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ आने वाला कचरा एयरपोर्ट और आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन डंपिंग स्टेशन आने की वजह से शहर का इस साइड में विकास भी नहीं हुआ है और खुले में कचरा पड़ा रहता है और इतनी दुर्गंध और इतनी धुआं, इतनी गंदगी होती है कि आसपास के बाशिंदों को बहुत तकलीफें हैं। अगर सरकार इसका कुछ टेक्निकल तरीके से इस कचरे का ऐसा उपयोग करे जिससे गंदगी न फैले। बहुत सारी बीमारियां भी होती है और खनन क्षेत्र है, इससे होटल व्यवसाय सारा मतलब लोगों को रोजगार भी बंद होता है, बहुत नुकसान है इस चीज से। झुंझुनू के एक रिसोर्ट में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया है। इस समापन समारोह में जिला परिषद के CEO जवाहर चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को संबोधित करते हुए CEO ने कहा कि अब हमारे जनप्रतिनिधि गांव-गांव में पानी की अलख जगाएंगे, जिससे जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलेगी और इसी से आमजनों में पानी के बेहतर प्रबंधन की समझ विकसित हो पाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता हरिराम ने की और जलदाय विभाग के केमिस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा ने पानी की क्वालिटी और FTK के जरिए उसे जांचने के तरीकों पर प्रकाश डाला। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम था, 5th डायमेंशन अकेडमी के द्वारा ये आयोजित किया गया था। जल जीवन मिशन के ऊपर था, जिसमें पूरे ज़िले से सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ANM, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इस प्रकार से 60 जनों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। कोरोना की तीसरी लहर के 2 महीने बाद डूंगरपुर जिला
कोरोना मुक्त हो गया है। खास बात यह है कि जिले में अब एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। ऐसा होने की वजह से अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राहत की सांस ले रहे हैं। डूंगरपुर में कोरोना की तीसरी लहर 4 जनवरी से शुरू हुई थी। 2 महीने में यहाँ 7085 कोरोना पॉजिटिव केस आए और इसमें से केवल 31 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के आखिरी केस की बात करें तो यहाँ 4 मार्च को आखिरी बार 3 पॉजिटिव केस आए थे और कोविड गाइडलाइन के अनुसार 7 दिन का पूरा समय होने पर उन मरीजों को भी कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया, जिसके बाद डूंगरपुर कोरोना मुक्त हो गया है। बीकानेर संभाग में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय पर्यटन सर्किट निर्धारित कर दिया है। इन स्थलों पर अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, इसे देखते हुए प्रत्येक जिले से सर्किट की यात्रा शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इन सभी स्थानों के विजिट के लिए 4 दिनों का एक टूर प्रोग्राम भी प्रस्तावित किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ जल्द ही दरबारी झील में पर्यटन के साथ मानसून टूरिज्म और डेजर्ट सफारी की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाएगा। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि इस सर्किट में संभाग के 4 जिलों के प्रमुख स्थलों को जोड़ा गया है और आमजन के सुझाव के अनुरूप इन स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीकानेर संभाग के 4 जिलों के धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं उनका एक टूरिज्म सर्किट आज लॉन्च किया है। ये प्रयास किए जाएंगे जिसमें पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ के साथ लेकर के हम कोशिश करेंगे कि पूरे संभाग में ऐसे जो पर्यटक स्थल हैं जिनको और अच्छे से डेवलप किया जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अवधारणा है कि उनकी मंशा है कि टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। होली पर केमिकल वाले गुलाल से लोग बीमार न पड़ जाएं, इसके लिए डूंगरपुर में कुछ दिव्यांग वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने में लगे हैं। जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे इनका काम बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि वेस्ट फूलों से बना ये हर्बल गुलाल केमिकल वाले गुलाल को टक्कर दे रहा है और इससे इसे बनाने वालों को आर्थिक मदद भी मिल रही है। काम आएगा तो हमारे ये ग्रुप के थ्रू काम करें ताकि उनको भी 2 पैसा अच्छा सा मिलता है, घर बैठे काम है। वो दूसरा वो वही माल लेके यहाँ पे आते हैं। पिछले 3 सालों से यहाँ वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने का काम चल रहा है। इसे बनाने वालों का कहना है कि साल भर तक फूलों को जमा किया जाता है और फिर उन फूलों से गुलाल बनाया जाता है। ये हर्बल गुलाल जो बन रहा है, जो हर्बल होता है उसमें गल का फूल होते हैं, गल पे भी 2-3 वैरायटी होती है। इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस हमारे पलाश के फूल पे रहता है, उससे गुलाबी कलर का कलर निकलता है। तो ये कलर हम ज्यादातर हमारे दिव्यांग कौशल विकास केंद्र में लोग दिव्यांग ही लोग बनाते हैं, वही कच्ची जो सामग्री वो इकट्ठा करते हैं। धौलपुर में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ यहां के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10वीं के छात्रों ने भाग लिया और इन बच्चों ने यातायात नियमों के पालन को लेकर पेंटिंग्स बनाई। इस प्रतियोगिता को लेकर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि बच्चे यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हों, इसके लिए रचनात्मक ढंग से उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खास बात यह है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। चूरू के तारानगर कस्बे के वार्ड 28 में स्थित मां जगदम्बा मंदिर में मां भवानी का जागरण लगा। इस जागरण की शुरुआत दीपक बब्रेवाल और पंडित उमाशंकर कलवाणी ने दीप प्रज्वलित कर किया और गणेश वंदना के साथ कलाकारों ने जागरण का शुभारंभ किया। इस जागरण कार्यक्रम में मुकेश सैनी, अश्विनी इंदौरिया, परमानंद शास्त्री, शंकरलाल महेश्वरी, साहित्याचार्य पंडित गोपाल शास्त्री, विनय भारद्वाज, अंकित शर्मा जैसे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में खुलास्टक के साथ ही
फागोत्सव की शुरुआत हो गई है। फागोत्सव की शुरुआत दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में होली के गीतों और भजनों के साथ हुई, जहां पर लोग भाव विभोर हो उठे। इस फागोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि अष्टमी से शुरू हुई फाग की धूम होली तक जारी रहेगी। अष्टमी से होलिकाष्टक से यहाँ पर गैरियों के साथ श्री लक्ष्मीनाथ जी स्वयं होली खेलने आते हैं और ये कार्यक्रम 8 दिन तक चलता है। परिवार के सदस्य भी गुलाल के साथ यहाँ होली खेलने आते हैं, रसियों के साथ। सूरदास, मीरा, तुलसीदास के लयबद्ध गीतों को फाग के रूप में गाते हैं। फागोत्सव का आयोजन हो और ऐसा धमाल न हो, ये हो नहीं सकता। धमाल की ये तस्वीरें दौसा की हैं। दौसा के दुर्गा मंदिर में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। उन्होंने होली के गीतों पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को होली के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह दौसा के भी गली मोहल्लों में फागोत्सव के आयोजन का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्गा मंदिर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और अब बात